यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड टोनी क्रूज को साइन करने वाली थी जब वो अपने प्राइम में था। अपना एक यंग टोनी क्रूज को साइन करने वाली थी। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स, अब यूनाइटेड टोनी क्रूज का नया अवतार एंजेलो स्टिलर, उसके साथ लिंक्स आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने क्या कहा है, क्या यूनाइटेड ये डील करने वाली है, क्या है उसकी फी की एक्सपेक्टेशन, रिलीज क्लॉज वगैरह, और प्लेयर का प्रोफाइल क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ गोल कीपिंग सिचुएशन पे लॉरी विटवेल ने क्या बोला है, बेन जेकब्स ने क्या बोला है, और सांचो के ऊपर बेन जेकब्स ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स बताए हैं, जो वो ध्यान से सुनना। और भाइयों, बहुत कुछ आपने सुना होगा, ड्रैग अलोंग क्लॉज, और क्या कतर वापस आने वाली है, सर जिम रैटक्लिफ बेच देंगे और इनियोस बेच देगी और ग्लेजर्स बेच देंगे, क्या होगा ओनरशिप से रिलेटेड, मैं आपको विस्तार में आराम से पूरा खोल के मुद्दा आराम से समझा दूंगा। सो इस वीडियो में काफी कुछ होगा, एंड तक बने रहना समझने के लिए। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना भाई, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं एंजेलो स्टिलर से, क्योंकि ये मिडफील्डर है जो हमारे साथ लिंक हो रहा है। और रूमर्स ये हैं कि अब उसका एजेंट यूनाइटेड के साथ ऑलरेडी बातें कर चुका है। इंडी केला ने रिपोर्ट किया है अभी मेरी वीडियो शूट करने से 2 घंटे पहले कि एंजेलो स्टिलर का जो एजेंट था वो कल मिला था लंदन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव से। तो बात थोड़ी सीरियस है भाई, यहां पे बस इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेन जेकब्स ने पहले आके बताया था कि यूनाइटेड की लिस्ट में एंजेलो स्टिलर है और एंजेलो स्टिलर को हम देख रहे हैं। ये एक हमारे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से है। और देखो, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, इसी कम्युनिटी में, इसी चैट में, कमेंट में आप देख सकते हो एंजेलो स्टिलर का नाम कितनी बार भाइयों ने प्रपोज किया कि भाई ये बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है। ऑफ कोर्स बुंडेसलीगा से आ रहा है तो वहां पे कुछ डाउट जरूर होते हैं। हम बलेबा जैसे प्लेयर्स देख रहे थे, एडम वॉटन जैसे के नाम भी आ रहे थे, तो एंजेलो स्टिलर उनके सामने थोड़ा सा डाउटफुल, और आप ये भी कह सकते हो हल्का सा कंसर्निंग साइनिंग लग रही थी कि भाई वो रेडीमेड इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स हैं। उसके बाद अब हम मूव करके जाने वाले हैं किसी और प्लेयर पे जो पोटेंशियल बहुत अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा है, बट दूसरी लीग में है, यंगर है। सो वो एक चीज है। देखो, यंग तो बहुत ज्यादा, मैं आपको कहूंगा प्राइम बढ़िया वाली एज है इसकी, 24 साल का है, जर्मन है, मेरे को पहले ही बहुत अच्छा लगता है जर्मन के प्लेयर्स। उसके बाद मिडफील्डर है, बट वो कैसा मिडफील्डर है, क्या वो यूनाइटेड की स्ट्रगल्स को रिजॉल्व कर सकता है जिसके कारण तुम चाह रहे हो वो टीम में आ जाए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, क्योंकि एलीट पासर है बंदा, पासिंग बहुत बढ़िया है, मतलब लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मतलब 66% लॉन्ग रेंज कन्वर्जन भी है उसका पासिंग में, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद वो, और ऐसा नहीं है हफ्ते में एक बार मारता है वो लॉन्ग रेंज पास, नहीं, कंसिस्टेंटली मारता है। और उसके अलावा भाई, ही रैंक्स बुंडेसलीगा में सबसे ऊपर, किसमें, प्रोग्रेसिव पासेस में और फाइनल थर्ड एंट्रीज में। सो बेसिकली उसकी पासिंग गेम जो है, दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एंजेलो स्टिलर के साथ। 24 साल का है, ही कैन रन अराउंड एंड लॉट। उसके अलावा फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस जो है, उसको कंपेयर किया जाता है बार बार टोनी क्रूज के साथ। और ये भी रूमर्स हैं कि टोनी क्रूज ने रियल मैड्रिड को बोला था कि भाई इस प्लेयर को उठा लो, इस प्लेयर को उठा लो, बट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड काफी इंटरेस्टेड थी, बट वो इस प्लेयर के लिए नहीं गई। और रूमर्स आ रहे थे कि शायद 60 मिलियन यूरोस तक इस ट्रांसफर विंडो की स्टार्टिंग में स्टुटगार्ट, जिनके लिए एंजेलो स्टिलर खेलता है, वो रियल मैड्रिड से मांगेगी। बट पूरा ट्रांसफर विंडो जा चुकी है, अब स्टुटगार्ट का ये प्लेयर अभी तक नहीं बिका। यूनाइटेड का लिंक शुरू हो चुका है, उसके एजेंट से मिल रहे हैं। अब इसके लिए कितना पैसा हमें देना पड़ेगा और क्या इस प्लेयर में कुछ खामियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले पैसे के बारे में बात कर लेते हैं भाई। इंडी केला ने रिसेंटली अभी बताया है 36.5 यानी 36.5 मिलियन यूरोज यानी 31.5 मिलियन पाउंड के आसपास का इसका रिलीज क्लॉज है अगले साल। इस साल नहीं है, अगले साल है। सो एक्सपेक्टेशन ये है 40 मिलियन यूरोस, 45 मिलियन यूरोस के अंदर अंदर ये डील आराम से क्लोज करी जा सकती है। उसके नेक्स्ट ईयर के रिलीज क्लॉज से थोड़ी सी ऊपर है, बट आप उसको आराम से पार्टली पेमेंट दे सकते हो। तो ये स्टुटगार्ट मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामा करेगी, क्योंकि उनका प्लेयर, उनकी एक्सपेक्टेशन तो थी कि इस सीजन बिक जाएगा, बट अब वो बिका नहीं है। लास्ट के 10 दिन बचे हैं, सारे बड़ी लीग्स के ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली हैं, तो अब दे वुड बी वेरी ओपन टू अ सेल। और यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड इस प्लेयर को, मैं तो कहूँगा, चीप में भी लेने को एक सिचुएशन क्रिएट करी जा सकती है ना। प्रॉब्लम आती है अब उसके डिफेंसिव गेम को लेके, क्योंकि वो, ही इज नॉट बलेबा, ही इज नॉट मैनुअल उगाटे इवन, मतलब बॉल विनिंग और बेसिकली टैकलिंग वगैरह में ही इज नॉट दैट ग्रेट। ही इज गुड, ही इज डिसेंट,
बट उसकी जो कमियां बताई जाती हैं वो यही है कि थोड़ा सा फिजिकलिटी और डिफेंसिव लिमिटेशंस हैं। ही कैन नॉट बेसिकली प्रोटेक्ट आपका लास्ट के 4 प्लेयर, आपकी बैकलाइन को अकेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता मिडफील्ड में, उसको एक रोबस्ट मिडफील्डर चाहिए उसके साथ, तो वो पिवट में बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। सो आप एक अच्छे 2-3 साल पुराने कैज़ेमीरो को कंपेयर कर सकते हो, तो बिल्कुल वो वैसा प्लेयर नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, टोनी क्रूज है। क्या टोनी क्रूज ये काम कर सकता है? क्या टोनी क्रूज आपको बार बार दिखता है स्लाइड टैकल मारते हुए और बेसिकली बॉल रिकवरी करते हुए? कितना ज्यादा दिखता है? नहीं दिखता था। बट उसका जो गेम था वो अपनी टीम को टिक करा सकता था, पूरा गेम डिक्टेट करा सकता था मिडफील्ड में बैठे बैठे, राइट? सो सिमिलर प्रोफाइल का ये प्लेयर है, तो यस, अगर वो यूनाइटेड आता है तो 2 चीजें बिल्कुल एक कंसर्न की तरह होंगी। आई होप अगर वो आए, पहली बात तो आ जाए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे कोई मिडफील्डर नहीं है जो स्ट्रांगली लिंक हो रहा हो। एंजेलो स्टिलर अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड हमारा मिडफील्डर है, जिसके बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही हैं। तो पहली बात तो वो आ जाए, तो उसके बाद जो तो कंसर्न्स होंगे वो ये होंगे कि भाई उसकी फिजिकलिटी कैसे अडेप्ट करेगा। अभी वो बुंडेसलीगा में है, उसके बाद वो ईपीएल में आएगा, जहां पे भाई फिजिकलिटी का तो नेक्स्ट चरम पे एकदम जुपिटर बन रखे हैं, एकदम बहुत बड़े बन रखे हैं वहां पे। सो बेसिकली एक वो इशू है। उसके अलावा उसका डिफेंसिव वर्क रेट और क्या वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि रूबेन एमरिम के सिस्टम में हमें मैनुअल उगाटे दिखाई देता है, कैज़ेमीरो दिखाई देता है, जिसको वो रोल दिया जाता है, और उसको भी रूबेन एमरिम कोशिश कर रहा है राइट बैक को अपना हल्का सा पीछे रखने के बाद, ताकि वो कैज़ेमीरो को प्रोटेक्शन दे पाए। सो मे बी वो एंजेलो स्टिलर के साथ भी ये कर पाए, बट ऑफ कोर्स भाई 24 साल का है, ही कैन अडेप्ट, ही हैज टाइम, ही हैज द यूथ, और रूबेन एमरिम बेसिकली इसको बढ़िया प्लेयर बना सकता है। एंड ही इज नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव, राइट? सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह भी इसकी कम होगी अगर वो यूनाइटेड आता है तो, क्योंकि इस टाइम पे उसकी सैलरी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड को यहां से डील से पीछे हटना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर हम पे कोई और बढ़िया ऑल्टरनेटिव नहीं है तो। बट एंजेलो स्टिलर भाई, ही इज अ डायमंड ऑन द बॉल भाई, ही इज रियली गुड ऑन द बॉल एंड ही कैन रियली टेक द बॉल फ्रॉम द बैक, और उसके बाद ही कैन मेक हिज मैजिक। नाउ इसके अलावा एक और पोजीशन है जिसमें आपको बहुत चिंता होती है, दैट इज गोलकीपर। एंड अनफॉर्चुनेटली जो अपडेट्स आ रही हैं, दे आर नॉट लुकिंग गुड। और मुझे तुम बताओ तुम्हारी थॉट्स क्या हैं इसके बाद हमारी ओनरशिप को लेके, क्योंकि लॉरी विटवेल ये कह रहा है डोनारुमा हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव था, प्लेयर अवेलेबल है बट बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए हमने नहीं करी। फेयर इनफ, नहीं करी, कोई बात नहीं। नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ कीपर, लॉरी विटवेल कह रहा है भाई, उसमें से नाम बताएं उसने डिएगो कोस्टा, पोर्टो का, यस, जिसको तुम चाहते हो वो आए, वो है उस लिस्ट में। उसके अलावा सेनी लेमेंस, इसको भी लोग चाहते हैं वो आ जाए। और उस बेन जेकब्स ने बताया ही इज वन ऑफ यूनाइटेड के जो पोर्टफोलियो के कीपर वो देख रही हैं, उसमें सेनी लेमेंस टॉप प्लेयर्स में से है जिनको जो उनमें आता है। सो बेसिकली बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपको बता रहे हैं कि सेनी लेमेंस और डिएगो कोस्टा जैसे नाम हमारी लिस्ट में हैं, हम ऐसे प्लेयर्स को देख रहे हैं, बट मे बी नो कीपर कम्स, ये बताया है बेन जेकब्स ने भी, और लॉरी विटवेल ने भी ये बोला है कि मे बी इट कुड बी अ केस कि हम किसी को भी साइन ना करें। एंड दैट लीव्स मी वंडरिंग भाई कि क्या करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि मैं इतना जानता हूं भाई, अगर हम किसी गोलकीपर को साइन यहां पे नहीं कर रहे हैं ये सीजन, ब्रूटली मतलब आराम से आप 5 से 10 पॉइंट आप हटा लो अपनी टीम से, क्योंकि दिस कुड रियली, मतलब कितने कितने गेम्स में आपका जीतते जीतते आप ड्रॉ कराओगे। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टूपिड गोल खा लिया। हम अभी यूरोपा लीग फाइनल हारे हैं अपनी एक बेवकूफ़ी वाली, एक डिफेंसिवली एक घटिया सा गोल खाने के बाद। पिछले गेम में आपने देख लिया, एक कीपर और 1 पॉइंट में इनफैक्ट, और मे बी वहां से आर्सेनल के अगेंस्ट हम गेम जीत भी जाते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है, राइट, एक बढ़िया कीपर के होने से। सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली बॉदरिंग मी, क्योंकि अब यूनाइटेड शायद कोई कीपर साइन ही ना करे। अब ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं, एक प्लेयर जो यूनाइटेड से शायद ना भी जाए, क्योंकि गर्नाचो के बारे में तो सुनने में आ रहा है कि फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला डील बहुत क्लोज है, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में शायद ये हियर वी गो भी हो जाए, और जितना चेल्सी वेट कर रही है उनके लिए फायदा है। दे वुड रियली मेक दिस डील वर्क फॉर देम, विच आई वुड रियली नॉट लाइक। नाउ जेडन सांचो के बारे में बात पता चली है कि बेन जेकब्स ने बोला है, देखो यूनाइटेड ने अपनी फी कम कर दी, उसके बाद जेडन सांचो इज द प्रॉब्लम, ये बोल रहा है बेन जेकब्स। और बेन जेकब्स के वर्ड हैं कि वो बंदा किसी भी क्लब के साथ, इतने क्लब्स के साथ उसने बात करी है, एएस रोमा, यूवेंटस, और उसके बाद आपका बेशिकतास जहां वो जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो टर्की में है, ठीक है, उसके अलावा चेल्सी, सबके साथ बात कर ली। पर्सनल टर्म्स किसी भी क्लब के साथ उस प्लेयर की एग्री नहीं हुई, किसी भी क्लब के साथ उसने पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं करी हैं। और बेन जेकब्स तो ये भी बोल देता है, भाई मुझे तो ऐसा लगता है भाई जर्नलिस्ट होके तो कितनी फ्रस्ट्रेशन तेरे को भी हो रखी है इस प्लेयर के साथ। वो कह रहा है कि भाई
ये प्लेयर को अभी भी ऐसा लगता है कि ही थिंक्स आउट ऑफ नोवेयर, भाई कहाँ से तो कोई टॉप 10 क्लब्स में से कोई एकदम टॉप एलीट क्लब आएगा इसको लेने के लिए लास्ट के कुछ दिनों में। सो ये उसकी मेंटालिटी हो सकती है जिसके कारण वो नहीं जा रहा, वरना जितने ऑप्शंस उसके पास थे वो उसने किसी के साथ भी पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं करी। कहीं पे भी यूनाइटेड ने इस डील को होने से नहीं रोका। हर जगह जेडन सांचो वाज दी प्रॉब्लम जिसने डील को होने से रोका है। एंड नाउ ही रिस्क, उसके ऊपर सबसे बड़ा रिस्क यही है कि वो शायद ये डील ना कर पाए और मे बी यूनाइटेड को के अंदर वो बैठ के अपना सड़े पूरे साल बस पैसा उठाता रहे। और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि लास्ट वीक में शायद यूनाइटेड उसको एक पे आउट भी दे दे 2-3 मिलियन का, कि भाई ये ले बैलेंस हमारी तरफ से 2-3 मिलियन तू रख ले अपनी पॉकेट में और कोई ना कोई डील एग्री कर ले एएस रोमा की, यूवेंटस की या बेसिक ताश चला जा। मे बी यूनाइटेड से वो बदला निकाल रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ का, इतना पैसा लेने के बाद बदला निकाल रहा है, बट ही मे बी वो एक पे आउट लेने के बाद अपनी डील क्लोज कर ले। क्योंकि ये रूमर्स पहले बिल्कुल आए थे कि जेडन सांचो चाह रहा है पे आउट और ये डिमांड उसकी थी। ये बहुत पहले 1-2 हफ्ते पहले रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे। मे बी दोज आर रियली ट्रू नाउ। दोस्तों ट्रांसफर्स की दुनिया से निकलते हैं और प्लेयर्स के ट्रांसफर से बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई क्लब की ओनरशिप। और जो क्लब की ओनरशिप है उसके बारे में मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ आपको। आराम से मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या चल रहा है। 1.5 साल पहले नवंबर में दिसंबर के आसपास ऑफिशियली इनियोस आ गई, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन गई 25%। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और पैसा डाल के 28% के आसपास, 29% के आसपास इनकी ओनरशिप आ चुकी है, 27, 28 और 29% के आसपास। नाउ ग्लेजर्स इस टाइम पे एक ड्रैग अलोंग क्लॉज और जिम रैटक्लिफ इनियोस एक ड्रैग अलोंग क्लॉज लाती है डील में, जो बहुत नई बात नहीं है। कभी भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स अपना पैसा उठाते हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को लाते हैं, तो दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी बिजनेस डील्स में आप देखोगे ड्रैग अलोंग क्लॉज यूज होता है ना। ये ड्रैग अलोंग क्लॉज है क्या चीज और इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है दोनों पार्टीज को, ग्लेजर्स को और आपकी इनियोस को। ना ये चीज है पहली चीज कि भैया मान लो अगर जैसे ही दिसंबर में लिया होता सर जिम रैटक्लिफ ने अपना एक नया क्लब, उन्होंने जैसे ही लिया होता 2 महीने बाद ग्लेजर कहते हैं भाई मैं तो अपना हिस्सा मैं तो फुल सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो और ग्लेजर आप इनियोस कहते हैं भाई मैं तुम्हें फुल सेल करने नहीं दूंगा क्योंकि मैं माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हूं, तुम्हें अपना बेचना है बेच दो। तो वो ग्लेजर्स के लिए बहुत बुरी खबर हो जाती, राइट, कि अब यार ये तो इसने इस पे 25% स्टेक है लेकिन ये मेरे क्लब बेचने में दिक्कत दे रहा है। दूसरा सीन ये हो सकता था कि इनियोस कह दे कि भाई आप बेचो ना बेचो, ग्लेजर्स कहें मैं अपना बेच के जा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों केस में एक ना एक पार्टी को नुकसान हो सकता था। तो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं कि इनियोस कहती है देखो 1.5 साल तक आप क्लब को नहीं बेच सकते। उसके बाद जब आप क्लब को बेचोगे, जो कि 13 अगस्त 2025 को ये क्लॉज खत्म हो चुका है, 1.5 साल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला पार्ट है इस क्लॉज का वो ये है कि अब इनियोस हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। आज की डेट में अगर ग्लेजर्स को कोई भी आके बोले कि भाई हम तुम्हारा पूरा क्लब खरीदना चाहते हैं, तो जबकि उनके पास 70% के आसपास अभी भी स्टेक्स हैं, तो वो ये कह देंगे 65-70% के आसपास है, तो वो ये कह देंगे कि भाई तुम ले लो और तुम्हें सर जिम रैटक्लिफ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम हमें पैसा दे रहे हो, तुम दे दो और पूरा का पूरा क्लब तुम्हारा। अब सर जिम रैटक्लिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सो बेसिकली इनियोस कैन नॉट स्टॉप अ फुल सेल ऑफ द क्लब। सो पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि गारंटीड $33 जो उन्होंने पे किया था पहले सर जिम रैटक्लिफ ने, उतना पैसा उनको मिलना चाहिए कम से कम इनियोस को। उससे कम अगर वो मिल रहा है, अगर वो $20 में आप बेच रहे हो अपना शेयर, तो इनियोस वो डील नहीं होने देगी। उनको $33 पर शेयर जरूर चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है ताकि इनियोस प्रोटेक्टेड रहे। और मेनली एक और बहुत बढ़िया कंडीशन है इसमें कि इनियोस हैव द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल। मान लो कोई कहता है मैं $40 दे रहा हूं तुम्हें एक शेयर के और तुम मेरे को बेच दो, ग्लेजर्स अपना शेयर मेरे को दे दो, पूरा क्लब मेरे को चाहिए, तो इनियोस हैव द राइट कि भाई हम 40 में हम भी इस बिड को मैच कर देंगे और हम आपसे पूरा क्लब ले लेंगे। सो ये 2-3 तरीके हैं बेसिकली। अगर आपको नहीं अभी भी समझ आया तो कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मोटी बात यह है कि ना ग्लेजर्स यहाँ से जा रहे हैं, ना सर जिम रैटक्लिफ उनसे ज़्यादा कुछ लेना चाह रहे हैं। मोटी बात यह है दोनों के दोनों प्रोटेक्टेड हैं, दोनों का दोनों पैसा लगा हुआ है और दोनों के दोनों ये चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इसी तरीके से बैठे रहे यूनाइटेड में और पैसा निकालते रहे यूनाइटेड से, जो ग्लेजर्स का टिपिकल एम है हर जगह जहाँ
जहाँ पे उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी ली है, जहाँ पे भी स्पोर्ट्स में गए हैं वो क्लब से पैसा निकालते रहे हैं, जिससे 20 साल में उन्होंने क्लब को खोखला कर दिया है। इससे भी ज़्यादा और क्या किया उन्होंने, कैसे ली है ओनरशिप, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं निकालूंगा कुछ दिनों में। उसके अलावा मैं आपको इतनी बात बता दूं, बेन जेकब्स ने भी कहा है कि देखो मोटी बात यह है कि रैटक्लिफ और इनियोस और अब बेसिकली ग्लेजर्स, दे अगर वो रैटक्लिफ और इनियोस का गेम अगर खराब होता है, अब यहाँ पे अगर वो हार भी जाते हैं, अगर वो बेसिकली कुछ गड़बड़ भी करते हैं, वो सेल करके भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, या यूनाइटेड फेल भी होती है, ग्लेजर्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे देखो ये पार्टी तो बहुत ही खराब थी, वो मे बी वो छोड़ के चले गए, अब नया आएगा तो उसको नई होप्स मिलेंगी। जैसे इनियोस को ले लोग अब रेडी हैं कि नहीं नहीं उनको टाइम देना चाहिए, अगर इनियोस की जगह कोई और भी आ जाएगा तो उसको टाइम मिलेगा। ग्लेजर्स यहीं के यहीं रहेंगे, ग्लेजर्स को कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अब ये मैं बोल रहा हूँ सिवाय, बेन जेकब्स ने नहीं बोला, सिवाय अगर मेजर लेवल पे प्रोटेस्ट हो, अगर यूनाइटेड का शेयर प्राइस नीचे जाए, अगर यूनाइटेड जर्सीज और इनकम पे हिट पड़े तो ग्लेजर्स चूहों की तरह क्लब छोड़ के भाग जाएंगे भाई। मोटी बात है, अनलाइकली टू हैपन एट दिस पॉइंट। प्रोटेस्ट ही उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे दोनों की दोनों पार्टीज, इनियोस और ग्लेजर्स, एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही हैं। इनियोस सारे के सारे वो काम कर रही है जो ग्लेजर्स चाहते थे वो करें, बट अब फेस है इनियोस का, इसलिए गालियां भी कम पड़ रही हैं और सब उनको टाइम देने को भी तैयार है। सो बेसिकली ग्लेजर्स अब नेक्स्ट चीज़ जो करेंगे, उनका जो प्लान था रीजनरेशन प्रोजेक्ट का, क्लब नया एक स्टेडियम बनाने का और लैंड खरीदने का, लैंड उसको रीवैम्प करे गवर्नमेंट जाके, सो वो सब रैटक्लिफ कर रहे हैं। जो ग्लेजर्स ने चाहा था वो सब कुछ रैटक्लिफ करके दे रहे हैं। इससे सब एक ही चीज़ होगी, दोनों का दोनों पैसा डबल होगा क्योंकि शेयर प्राइसेस डबल होंगे। अगर आसपास की लैंड गवर्नमेंट बना के देती है और नया स्टेडियम, कर्जा यूनाइटेड पे होगा, शेयर प्राइसेस इनके बढ़ेंगे। सो ये है टोटल प्लान। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से तो ग्लेजर्स आउट हूँ, आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताना, और जेडन सांचो के ऊपर भी बताना, और लॉरी विटवेल ने जो गोलकीपर के बारे में बताया कि शायद हम गोलकीपर साइन ही ना करें, उस पर आपकी क्या राय है। और एंजेलो स्टिलर, डू यू थिंक वो सही प्लेयर होगा यूनाइटेड में आने के लिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूँ एक वीडियो में बहुत ही जल्दी।